नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्ट पेपर 2020 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स का पेपर हम डील करेंगे। पेपर 4 है और इसका पार्ट 2 है। फिजिक्स का पेपर 4 और पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने 12 क्वेश्चन लिए थे, इसमें बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस लेते हैं। और ये जो सारा पेपर है ये हमने इस बुक में दिया हुआ है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी है। अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम 52 पेपर्स इसमें दिए हुए हैं। इनके अलावा तो ये आप प्रैक्टिस के लिए रेफर कर सकते हैं। और ये जो बुक्स दिखाई हुई है, फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट है। इन दोनों बुक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स हमने इस हिसाब से डिजाइन किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन के बाहर से नहीं आता है और बहुत ही अच्छी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी इन बुक से। तो आप इन तीनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 पेपर 4 का। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, विच स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। पहली बात तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। देखिए क्या होता है कि एटम जो होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ये कहे जाते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब देखिए न्यूक्लियॉन्स में क्या होता है, इसको आप देखिए यहाँ से, इनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। शॉर्ट रेंज फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, बहुत ही छोटा रेंज का फोर्स होता है, मतलब न्यूक्लियस में ही एक्ट करता है। एक प्रोटॉन को अगर आप इतनी डिस्टेंस पे रख देंगे तो ये एक्ट नहीं करेगा, बहुत शॉर्ट शॉर्ट उसमें एक्ट करता है। तो न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियस के बीच में एक्ट करता है न्यूक्लियस में। अच्छा है क्या, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बी, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोला है, ये फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हम देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एच। प्लैंक कांस्टेंट है यहाँ पे एच, और ये जो W है ये वर्क फंक्शन है और W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। न्यू नॉट जो है ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे W है ये वर्क फंक्शन है, ये जूल में होता है। देखिए इक्वेशन का मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूँ आपको। क्या है कि जैसे मान लीजिए एक मेटल है और ये मेटल है और इसकी सरफेस से ये लाइट इंसिडेंट होती है इसकी सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अमिट होते हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये जो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो एनर्जी की लाइट है वो इलेक्ट्रॉन निकालती है। तो हम यहाँ पे सिंपल इक्वेशन देते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। और ये क्या होता है, ये मिनिमम एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की काम आती। तो ये तो है एनर्जी, ये है प्लैंक कांस्टेंट और ये है न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और ये है एच। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती, फ्रीक्वेंसी जो है हम 1/t लिखते हैं, t आता है सेकंड। तो यहाँ से जो एच आता है ये आता है जूल और यहाँ पे आता है सेकंड। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये साफ दिख रहा है हमको, ये जो यूनिट है इसकी ये आएगी जूल सेकंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। थोड़े से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये 11-12 थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए।
अच्छा, इसी तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ एक्टिविटी, देखिए ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। न्यूटन की थर्ड लॉ एक्टिविटी क्या है? ये न्यूटन की थर्ड लॉ क्या होता है कि जो एक्शन होता है उसके अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप बोट से कूदते हैं तो बोट में ये शोर है, तो मान लीजिए एक आदमी कूदता है शोर पे, तो वो धक्का देता है बोट को पीछे की तरफ और उस पर खुद पे धक्का लग जाता है आगे की तरफ, तो बोट तो पीछे आ जाएगी और जो आदमी है वो आगे चले जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मैन है ये आगे चले जाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। उसी तरीके से जब आप स्विम कर रहे हैं वाटर में, तो वाटर में जब आप स्विम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आप पानी को धक्का दे रहे हैं पीछे की तरफ, तो आपके ऊपर धक्का लग जाता है आगे की तरफ। एक्शन रिएक्शन इस तरीके से एक्ट करता है। तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो पर्सन स्विमिंग जो है वो थर्ड लॉ एक्टिविटी है। यहाँ से अगर देखेंगे तो क्लियर कट आंसर है पर्सन स्विमिंग। अच्छा, आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर व्हेन द डोर्स ऑफ ए फ्रिज आर केप्ट ओपन इन ए क्लोज रूम। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वर्षों से ये एक क्लासिकल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बहुत वर्षों से। अब ये क्या है क्वेश्चन, देखिए इसमें कन्फ्यूज़न होता है। अब कन्फ्यूज़न क्या है कि जैसे मान लीजिए फ्रिज का काम होता है कि चीज़ों को ठंडा रखना। तो अब एक क्लोज रूम है, देखिए रूम क्लोज है, तो ये रूम है और ये क्या है, क्लोज है, इसमें एक फ्रिज रखा हुआ है। अब फ्रिज का काम वैसे अगर देखा जाए तो ठंडा करना होता है, बट फ्रिज क्या करेगा अगर ओपन कर दिया जाए तो। एक क्लोज रूम है, फ्रिज अगर क्लोज रहता है तो अंदर की चीज़ जो होती है वो ठंडी होती है, बाहर की चीज़ जो होती है, ये जो एनवायरनमेंट होता है, रूम टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। बट हमने क्या किया है कि इसका डोर ओपन कर दिया, डोर को ओपन कर दिया। अब डोर को अगर हमने ओपन कर दिया तो क्या हुआ कि देखिए क्लोज रूम है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्रिज ठंडा तो कर रहा है, बट ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इस पूरे सिस्टम को अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ले कि आइसोलेटेड सिस्टम है, क्लोज रूम है, तो देखिए इधर से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आ रही है, करंट आ रहा है। और करंट आ रहा है तो करंट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, करंट एक एनर्जी की फॉर्म है। यहाँ पे करंट क्या करता है कि कंप्रेसर को चलाता है और उसके बाद ये सारी जो प्रोसेस है ये पूरी होती है, तो चीज़ें जो है ठंडी होती है। अब यहाँ से ये करंट आ रहा है, ये एनर्जी दे रहा है। अब जब एनर्जी दे रहा है तो क्या हो रहा है, इस क्लोज सिस्टम में बाहर से एनर्जी आ रही है। अब इस क्लोज सिस्टम में बाहर से एनर्जी आ रही है तो रूम का जो टेम्परेचर है ये बढ़ेगा, रूम का ओवरऑल टेम्परेचर जो है ये बढ़ेगा। फ्रिज ठंडा करेगा बट वो हीट जो ओवरऑल है वो अगर देखेंगे तो वो बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रूम का जो टेम्परेचर है ये बढ़ेगा। द टेम्परेचर विल राइज, क्लोज रूम है। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अप अटेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड देन व्हाट इनिशियल वेलोसिटी वाज इट थ्रोन। एक स्टोन है, ग्राउंड से हम कहते हैं कि ग्राउंड से u वेलोसिटी से फेंका और 3 सेकंड के बाद ये मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। मान लीजिए ये मैक्सिमम हाइट अटेन की, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है फाइनल 0 है और यहाँ से यहाँ तक का जो जाने का टाइम है ये लगा 3 सेकंड। 3 सेकंड ये ग्राउंड से ऊपर गया। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं इक्वेशन लगा देता हूँ, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है और जो एक्सेलरेशन है मैं ले लेता हूँ 9.8 बट और ये है टाइम जो लगा t, ये है 3 सेकंड, ये है 3 सेकंड। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, ये सारी जो फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्म है, तो एक्सेलरेशन अगर हम देखेंगे ना तो एक्सेलरेशन मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा क्योंकि जो u है इसको मैंने पॉजिटिव लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव लिया, u इस डायरेक्शन में है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है 9.8, तो ये नेगेटिव होगा। एक डायरेक्शन वेक्टर में पॉजिटिव होती है तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव होती। अब यहाँ से हम बात करते हैं तो u किसके बराबर आया, ये आया 9.8 × 3, तो ये आया u 4 और 29.4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन दिखता है ये बी दिखता है, तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन 29.4। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ ये क्वेश्चन
अभी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डील किया था जो वैसा ही है, मैं दोबारा बताता हूँ ये क्या है। विच रे हैज़ हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन, किस रे में हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन होते हैं। देखिए क्या होता है कि रेडियो वेव जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अल्फा रे जो होता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है, उसमें भी इतनी एनर्जी नहीं होती है। इंफ्रारेड जो होता है इन रेज में भी एनर्जी कम होती है। ये गामा रे, ये ऐसी रेज होती है कि सबसे पावरफुल रेज अगर किसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तो ये होती है गामा रेज। ये इतनी हार्मफुल होती है कि ये अगर हमारी स्किन पे आ जाए तो कैंसर जनरेट कर सकती है। तो ये जो गामा रे है ये मतलब हमारी बॉडी पे जब लंप हो जाता है, कैंसर वगैरह हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के काम आती है, पूरे उस पार्ट को जला देती है। तो ये गामा रे जो है दीज आर मोस्ट पावरफुल रेज। और इसका रीज़न है, इसका जो आंसर है वो तो ए है, और इसका रीज़न है कि ये एनर्जी जो दी जाती है ये दी जाती है एच न्यू से। एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। गामा रेज जो होती है इनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से गामा रेज है। पॉइजन्स रेशियो, देखिए पॉइजन्स रेशियो क्या होता है कि पॉइजन रेशियो एक इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक ये ब्लॉक एक वायर लिया, वायर थोड़ा मोटा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वायर लिया मैंने और इस वायर पे मैंने फोर्स लगाया तो ये वायर जो है इस तरीके से डिफॉर्म हो गया। वॉल्यूम तो इतना ही रहा, इसका मास उतना ही रहा, बस ये इस तरीके से डिफॉर्म हो गया। इधर से स्क्वीज हुआ है, इधर से लेंथ बढ़ी है। अब ये जो स्क्वीज हुआ है इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है इसको हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। और ये जो डायरेक्शन में स्ट्रेस ये जो डायरेक्शन में स्ट्रेन आई है इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। अब देखिए पॉइजन्स रेशियो जो होता है ये एम से दिया जाता है। ये होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए क्या होता है, ये जो रेशियो है ये हमेशा 0 से और 1/2 के बीच में होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है 0 to 1/2, 0 से 1/2 के बीच में इसका रेशियो होता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। देखिए एस्केप वेलोसिटी का क्या होता है, मैं डेरिवेशन ही कर देता हूँ, फटाफट समझ में आ जाएगा। ये डेरिवेशन में क्या है कि जैसे मान लीजिए मास ऑफ द अर्थ है और यहाँ से मैंने एक बॉडी को फेंका, और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी कि ये बॉडी जो है कभी अर्थ पे नहीं आए और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, इन्फिनिटी पे चली जाए। तो लेट अस से ये जो पोजीशन है मैं लेता हूँ 1 और ये पोजीशन में लेता हूँ 2। इस पोजीशन पे टोटल एनर्जी में लेता हूँ, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, इस बॉडी का मास m है तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी है Gmm डिवाइडेड बाई r, और एक है काइनेटिक एनर्जी 12 mv। इसको ये टोटल एनर्जी एट 1 है। टोटल एनर्जी एट 2 क्या होगा भाई, ये टोटल एनर्जी एट 2 जो होगा, एक तो वेलोसिटी तो यहाँ पे जाके 0 हो जाती है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो ये हो जाता है इन्फिनिटी Gmm बाई r, r में r इन्फिनिटी है, और ये आ जाता है 12 m और 0 स्क्वायर। दोनों ही टर्म 0 है। टोटल एनर्जी जो 2 पे है वो 0 है और टोटल एनर्जी जो 1 पे है ये इतनी है। दोनों एनर्जी बराबर है क्योंकि हमने कहीं से यहाँ पे एक इनिशियल एनर्जी दी थी 12 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इसमें थी और बीच में किसी सिस्टम ने इस पर वर्क नहीं किया। यहाँ जो एनर्जी है वो की वो एनर्जी यहाँ रहेगी। अब दोनों को बराबर करते हैं। अब दोनों को बराबर करेंगे तो इसको मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से आता है 12 mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Gmm डिवाइडेड बाई r। m से m कैंसिल हो गया, यहाँ से आता है v स्क्वायर, ये आता है 2Gm डिवाइडेड बाई r, और इसको मैं कह सकता हूँ कि जो v है ये आ गया √2Gm डिवाइडेड बाई r। तो देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, आप डेरिवेशन कभी, मैंने ये डेरिवेशन इसलिए कराया है कि आप कभी भूल जाए। मान लीजिए एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरीके से थ्योरी को आप रेफर कर सकते हैं, इस तरीके से फटाफट आपका डेरिवेशन निकल जाएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फार्मूला अपन याद रखें। तो डेरिवेशन के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं √2Gm डिवाइडेड बाई r। अच्छा देखिए इसी फॉर्म का मैं और बता देता हूँ। एक और फॉर्म होती है इसकी, ये तो Gm की फॉर्म में दिया था
कि ये √2GM डिवाइडेड बाई आर था। और यहाँ से क्या है कि एक देखिए एक इक्वेशन होती है GM/r² दैट इज इक्वल टू जी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो इसके बराबर होता है। तो इसी को इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है कि ये 2RG इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ की सरफेस पे होती है ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अर्थ का बताया है मैंने, मून पे अलग होगी और किसी प्लेनेट पे अलग होगी। अच्छा, रेनबो फॉर्म्स ड्यू टू, रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, किस कारण से फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। रेनबो जो है डिस्पर्शन से फॉर्म होता है, लाइट डिस्पर्स होती है उसकी वजह से ये फॉर्म होता है। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन, किरचॉफ का सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है, करंट पे बेस्ड है, वोल्टेज पे बेस्ड है या दोनों पे बेस्ड है। देखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है, ये जंक्शन रूल कहा जाता है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जंक्शन पे आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है। तो जो जाने वाला करंट I4 I5 है, तो ये जो है I1 + I2 + I3 ये बराबर होगा I4 + I5। ये तो देखिए फर्स्ट रूल है जो करंट पे बेस्ड है, ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ करंट पे बेस्ड है। सेकेंड लॉ जो है ये किस पे बेस्ड है, जैसे मान लीजिए सर्किट लिया आपने, सिंपल सा सर्किट ले लेता हूँ, ये सर्किट लिया आपने, तो यहाँ मान लो ये EMF की बैटरी है और जो भी रेजिस्टेंस है R1 R2। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पोटेंशियल लेना और घूम फिर के मैं यहाँ पे आता हूँ और वो चेंज इन पोटेंशियल देखता हूँ तो वो बराबर होता है 0 के। इस पॉइंट से वापस मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँगा तो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो 0 होगा। तो ये किस पे बेस्ड है, ये वोल्टेज पे बेस्ड है। तो ये सेकेंड लॉ है, ये सेकेंड लॉ जो है इस पे बेस्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये है बी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए दोबारा आया है, विच हुज यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी यूनिट होती है, एनर्जी है, पावर है, डिस्टेंस है या एक्सेलरेशन है। तो जैसा आपने कई बार देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए समथिंग एक इलेक्ट्रॉन को और वी पोटेंशियल डिफरेंस से अगर आप एक्सीलरेट करते हैं तो इसकी जो एनर्जी है यहाँ पे ये हो जाती है E मल्टीप्लाइड बाई V। तो ये एनर्जी की फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है E, एनर्जी इज करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट टू इक्वेटोरियल पॉइंट सिचुएटेड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मिड पॉइंट है। इसका एक्सियल पॉइंट क्या है, इसका एक्सियल पॉइंट जो है वो यहाँ पे है O', और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे है O'। अब यहाँ से इन दोनों का रेशियो जो होता है ये क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सियल पॉइंट होता है, मान लीजिए मैं इसको कहता हूँ B1 है और इसको मैं कहता हूँ B2 है। तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B1 ये ट्वाइस होता है जो B2 इक्वेटोरियल पॉइंट के मुकाबले। तो यहाँ से अगर रेशियो देखेंगे तो मुझे पूछा है कि एक्सियल पॉइंट टू इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल B1 डिवाइडेड बाई B2 कितना है, तो ये हो जाएगा 2:1। यहाँ से 2:1 का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है। इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं। डाइपोल का जहाँ भी बात आ जाए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता है, मैं हल्का सा एक टाइम और लेना चाहूँगा आपका। ये -q चार्ज होता है, ये +q चार्ज होता है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 2a है और इनका डाइपोल मोमेंट p है, तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर होता है एक्सियल पॉइंट पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल एक्सिस पे b पे, तो यहाँ पे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ये आता है 2kp डिवाइडेड बाई r3, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये आता है kp डिवाइडेड बाई r3। बिल्कुल उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रेशियो 2:1 है और मैग्नेटिक फील्ड में भी रेशियो 2:1 है। तो होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन आगे चलते हैं। ऑन विच पैरामीटर डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड। पिच जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है। पिच देखिए एक
मैं पिच का आपको जो है थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे एक मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, उसकी इरिटेटिंग आवाज़ होती है, पिच बहुत ज़्यादा होती है उसकी। और एक जो नॉर्मल हम उसको अगर देखें कि किस तरीके, जैसे मेरा साउंड है समथिंग, ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा मेरा साउंड अच्छा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो भिनभिनाहट है वो जो होती है मच्छर की, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, मेरी फ्रीक्वेंसी उसके मुकाबले थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है। मच्छर की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मेरी फ्रीक्वेंसी तो कम है। तो देखिए पिच क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी में डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी जो है ये जितनी ज़्यादा होगी, पिच उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है, इसका पेपर, ये जो कंप्लीट पेपर और सॉल्यूशन है, इसको हमने इस बुक में दिया हुआ है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। 52 पेपर्स इसमें दिए हुए हैं, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें मिलेगा, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। और फिजिक्स एयरफोर्स एक्सिक्यूटिव रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस में रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये दोनों बुक भी आप थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए रेफर कर सकते हैं। तो होप ये पार्ट 2 आपको समझ में आया होगा। तो आज का जो वीडियो है ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे जो है हम इसी तरीके के पेपर आपके सामने लाते रहेंगे, इसी तरीके से डिस्कस करेंगे इस बुक के पेपर्स। तो पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।